तो सीजर सीजर में हम लोग देखे थे कि नवजात बच्चा में मतलब 1 महीना तक के उम्र के बच्चों में सीजर का क्या कारण है। और फिर हम लोग देखे थे कि 1 महीना से लेकर और 2 साल तक के बच्चों में सीजर का क्या कारण है सीजर अटैक का। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी देखे थे हम लोग। ट्रीटमेंट के साथ मैंने कहा कि टेम्परेचर मेंटेनेंस करना है, एयरवे चेक करना है, उसका ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ये सब देख के। और उसके बाद हम लोग मिडाजोलाम देते हैं 0.1 mg पर kg से। अगर झटका रुक जाए तो 6 महीना से नीचे का बच्चा है तो फिनोबार्बिटल जो कि गार्डिनल होता है उसको 20 mg पर kg से यूज करते हैं। और वो 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो एक्सोलिन यूज करते हैं, वो भी 20 mg प्रति kg से यूज किया जाता है सलाइन का। उसके बाद ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन देंगे, सांस मिलेगा तो सांस लेने का व्यवस्था बनाएंगे। मैंने ABC उसका इमरजेंसी है तो ABC को चेक किया ही जाएगा। जैसे एयरवे मतलब जीभ वो सब खुला है, मुंह कहीं से बंद नहीं है, ब्लॉक नहीं है। कई बार जीभ उल्टा हो जाता है, जब झटका आता है जीभ उलट जाएगा, जीभ उल्टा होकर चला जाएगा सांस के नली से। तो सबसे पहला काम मुंह खोल के देख लेना होता है कि बच्चे का टंग कहीं फॉल तो नहीं हो गया है, तो उसको सीधा किया जाएगा। मुंह में गैग आता है तो गैग लगाया जाएगा। अगर वो ठीक है तो फिर देखा जाएगा कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सांस ले रहा है तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन देंगे उसको। और सर्कुलेशन में उसका हार्ट रेट चेक करेंगे। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम CRT जो होता है उसको देखेंगे कि दबा के छोड़ने का जो कलर है 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है मरने में, कि 5 सेकंड से कम में हो जा रहा है। अगर 5 सेकंड पहले दबा के छोड़ने पे कलर नॉर्मल हो जाए तो सूचक है कि मतलब BP बच्चे का ठीक है। हार्ट रेट देखेंगे कि जिस रेंज में रहना चाहिए उसको उम्र के हिसाब से उस रेंज में हार्ट रेट है कि नहीं है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद था कि अगर जिसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से नहीं आराम हो रहा है तो उसमें सेकेंड लाइन में पैराएल्डिहाइड दिया जाता है इंजेक्शन। लेकिन पैराएल्डिहाइड के साथ प्रॉब्लम है कि पैराएल्डिहाइड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, मतलब सांस के जो सेंटर है उसको सप्रेस कर देगा तो बच्चा सांस लेना छोड़ सकता है। तो उस स्थिति में इसीलिए पैराएल्डिहाइड हम लोग अपने लेवल पे यूज़ नहीं करते हैं। अगर फर्स्ट लाइन में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो अन्य आगे की तरफ रेफर कर देते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का सीजर का मैनेजमेंट। अब अगर यही सीजर किसी बच्चे को बार बार आए, देखो एक बार जब आएगा तो उसको हम सीजर कहेंगे, अब बार बार आएगा तो एपिलेप्सी कहेंगे, मिर्गी कहेंगे, ठीक है ना। एक बार आने का कारण मान लीजिए बुखार तेज हो गया, दिमाग में कीड़ी का गांठ है, चोट लगा है दिमाग में, खून का गांठ हो गया, या बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया, या कैल्शियम का कमी हो गया, सोडियम कम या ज़्यादा दोनों स्थिति में झटका आ सकता है। छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, बिलिरुबिन बढ़ गया है 20 पॉइंट से ऊपर है, 15 से 20 पॉइंट से ऊपर है तो भी झटका आ सकता है। पैदा होकर रोया नहीं है तो भी झटका आ सकता है। तो इस सब कंडीशन में झटका लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा और बार बार रिकरेंट नहीं होगा। लेकिन बार बार अगर होने लगे झटका, हर महीना 2 महीना से झटका बच्चे को आने लगे, तो अब कारण चाहे जो भी हो हम लोग उसको एपिलेप्सी कहेंगे। और उस कंडीशन में अमूमन जब भी अगर कोई कारण मिल जाएगा तो उसको कारण अपडेट कर दिया जाएगा तो झटका आएगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि एपिलेप्सी में जनरली कोई कारण मिलता नहीं। तो
तो मुख्य तौर पे जो एपिलेप्सी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो GTCS जनरलाइज, मतलब चारों हाथ पैर में मुंह में एक साथ ऐंठन और गति होगी, उसको हम लोग GTCS या जनरलाइज कन्वर्जन कहते हैं। झटका का एक नाम कन्वर्जन भी होता है, CONVULSION कन्वर्जन। तो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या जनरलाइज्ड कन्वर्जन में क्या होगा कि बच्चे के चारों हाथ पैर मुंह सब में झटका है। और दूसरा होता है फोकल एपिलेप्सी। तो फोकल में क्या है, एक हाथ में या एक तरफ के हाथ पैर में या चेहरे के एक हिस्से में एबनॉर्मल मूवमेंट होगा मसल। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अगर जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, मतलब चारों हाथ पैर और चेहरे में झटका आ रहा है और ऐसा बार बार हो रहा है और कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो उसमें आप चाहे जितना इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा, कारण कुछ निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो ब्रेन के अंदर हम लोग का हमेशा एक सिग्नल चलता है, जिसको नापने के लिए हम लोग EEG जांच कराते हैं। तो ऐसे बच्चों में EEG एबनॉर्मल आएगा। अगर झटका आने के 24 घंटे के अंदर EEG करवाइएगा तो EEG एबनॉर्मल आएगा। जनरलाइज एपिलेप्सी जो है कई तरीके से प्रेजेंट करता है। उसमें एक मुख्य प्रेजेंटेशन है ग्रैंड माल एपिलेप्सी का होता है, जिसमें कि पहले चारों हाथ पैर अकड़ जाएगा। जैसे ही अकड़ेगा पेशेंट क्या होगा, गिर जाएगा। अकड़ाहट हुआ, हाइपरटोनिक हुआ, पेशेंट गिर जाएगा। और उसके बाद चारों हाथ पैर मुंह ये फड़कने लगेगा, तो इसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी कहा जाता है, ठीक है। इसमें 4 फेज होता है। अगर थोड़ा बड़ा आदमी को झटका आएगा ना तो पूछिएगा तो बताएगा कि झटका आने से 10 घंटा 12 घंटा पहले से, किसी में 2 घंटा 4 घंटा पहले से उसको ऑरा फेज आ जाता है। मतलब अभी झटका पड़ा नहीं है, लेकिन झटका के पहले ही पेशेंट को कुछ अजीब सा फीलिंग होने लगेगा। अजीब फीलिंग में क्या क्या हो सकता है, उसको कुछ पसीना हो सकता है, घबराहट हो सकती है, धड़कन बढ़ सकता है, उसका हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है ना कि मतलब भ्रम वाला स्थिति, कि अगर रस्सी पड़ा है तो उसको सांप समझ लेगा, और सांप पड़ा है तो रस्सी समझ लेगा। आदमी कमरा बंद करके आदमी बैठा है तो कहेगा भूत बैठा है। ये भ्रम वाली स्थिति, हेलुसिनेशन। और इसी का एक स्टेप आगे होता है कि कुछ भी यहाँ आदमी नहीं है इस कमरे में, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें है। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में अंतर होता है। हेलुसिनेशन 1 स्टेप अर्लियर है, कि जिसमें आदमी है लेकिन आदमी को ही भूत समझ के बैठा है, और डिल्यूजन में कोई नहीं है लेकिन उसको भूत मान के बैठा है। और हेलुसिनेशन में उसको बताइएगा कि लाइट जला के दिखाइएगा कि अरे नहीं है यहाँ पे, तो मान जाएगा कि हाँ यहाँ पे आदमी है, भूत नहीं है। मतलब वो हेलुसिनेशन है लेकिन सत्य से अलग नहीं है। लेकिन डिल्यूजन वाला व्यक्ति आप लाइट बार के दिखा भी दीजिएगा ना तो कहेगा कि ना हल्का होने बैठा था, वो सत्य के कंट्रारी चला जाता है, सत्य से विपरीत हो जाएगा। और उसका फर्म बिलीफ होता है, आप चाहे जितना कह लीजिए वो उसकी मान्यता आप नहीं बदल पाएंगे कि यहाँ पे ये चीज़। तो इसमें पेशेंट को डिल्यूजन नहीं होगा, हेलुसिनेशन होगा। पेशेंट बताएगा कि हमको भ्रम हो जाएगा। वही कुछ लोगों को 1 का 2 दिखने लगता है और फेज में,
बच्चा है तो औरा फेज उसमें भी आएगा, लेकिन वो बता नहीं पाएगा, तो क्या करेगा वो? माथा पटकेगा, रोएगा, चिड़चिड़ाएगा। औरा फेज के बाद टोनिक फेज आता है। जैसे हम बताए कि शरीर का सारा मसल क्या होगा? अकड़ जाएगा। तो ज़्यादा देर धूप में खड़ा होने को मिल गया ना हमको करा ना, तो तू सवेरे से सांझ ले खड़ा आ जाओ मिर्गी, तो जौन कहता हूँ। सर एक लड़का था हमेशा धूप में खड़ा होता था। देखो उसको पहले से परेशानी रहा होगा, एक चीज समझो, उसको मिर्गी का बीमारी पहले से होगा, तो वैसा व्यक्ति धूप में खड़ा होगा तो उसका मिर्गी का होगा, वो पट जाएगा। हाँ, वो प्रेसिपिटेंट फैक्टर हो जाएगा, मतलब उत्प्रेरक कारण हो जाएगा। या दूसरा वजह हो सकता है कि बहुत हमको भी अगर बहुत आदमी जिसको खड़ा होने का आदत नहीं है, तो बहुत देर धूप में खड़ा करा दीजिए तो क्या होगा? खड़ा होने से ब्लड का मैक्सिमम पार्ट पैरों में इकट्ठा हो जाएगा। अब स्वेटिंग हो ही रहा है, पसीना हो ही रहा है, तो धीरे धीरे उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा खड़ा होने की वजह से। अब डाउन होगा ऐसा व्यक्ति, ब्रेन में उसके जो ब्लड का सप्लाई है वो कम जाएगा, तो शरीर उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? उसको गिरा देगा, बैलेंस करके, बैलेंस कराने के लिए उसको गिरा देगा। उसका ब्रेन सब कॉन्शियस हो गया, ब्रेन जो कॉन्शियसनेस जो है चला गया, होश चला गया, तो क्या होगा? गिरेगा। और गिरते ही जो पैर में ब्लड इकट्ठा है वो उसके माथा की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो उसमें आ जाएगा। तो गिरना झटका नहीं है, ध्यान रखना। तो गिरता नहीं था, वो गिर जाएगा पूरा हाथ पैर चलाने लगता है हमेशा। हाँ, मैंने टोनिक का क्लोनिक दोनों फेज आना चाहिए। तो जब धूप में खड़ा होता कब होता है? तो पहले से एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होगा, दवा हुआ उसका चला होगा, और धूप लगता होगा तो उसको और आ जाता होगा झटका। तो टोनिक औरा फेज आएगा, औरा फेज के बाद टॉनिक फेज आएगा। कि देखो इसी टोनिक फेज का परिणाम होता है ना कि जो लैरिंग्स का मसल है, जो यहाँ आवाज़ निकालने वाला लैरिंग्स है, उसका मसल भी स्पाज्म में चला जाता है, और इसीलिए जो झटका वाला बच्चा उस तरीके से होता है, उसका रुलाई और बच्चों से अलग होता है ना, श्रील क्राई कहा जाता है इसको, SHRILL, श्रील क्राई। ये श्रील क्राई है। बच्चा जो झटका वाला बच्चा होता है वो लैरिंजियल मसल में स्पाज्म के वजह से उसके मतलब अकड़ गया लैरिंजियल मसल, तो वो जो रो रहा है वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो श्रील क्राई या सिविरल क्राई का है। और इसी प्रक्रिया में उसका पेशाब का थैला अगर कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? आदमी पेशाब कर देगा पैंट में, होता है कि नहीं? झटका वाला आदमी पैंट में पेशाब करता है ना। और रेक्टल मसल उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? लैट्रिन पास कर देगा, जो कि होता है अमूमन। झटका जिसको आता है उसको देखिएगा तो लैट्रिन पेशाब दोनों कर दिया। जॉ मसल भी टाइट हो जाता है, जो जॉ का मसल है ये सब भी अकड़ जाता है, तो टंग बाइट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जिसको झटका आता है देखना हमेशा जीभ काट कर कट जाएगा उसका, जब झटका आएगा तो जीभ कट जाएगा। और आई मसल जो होता है, आँख में मांसपेशियाँ जो है ये भी अकड़ती है, इसीलिए बच्चा सब क्या करता है? आँख उलाटता है। आँख उलाटने की क्रिया होती है तो स्पाज्मोडिक एक्शन है, आई बॉल की जो मसल्स हैं वो स्पाज्म में चली जाती है, तो आँख क्या हो जाएगा? लगेगा आसमान में। अभी सुबह जो बच्चा आया था जी सिपाही जी का, उसको CRP है 55, हीमोग्लोबिन है 8, 7 दिन से बुखार आ रहा है और लगभग 5 फिंगर लीवर बढ़ा हुआ था। अब बच्चे का जो चारों हाथ पैर का मसल है वो एकदम ऐसे लिंक है। गार्जियन कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये पहले खड़ा हो जाती थी, अब बैठ भी नहीं पा रही, मसल उसका हाइपोटोनिया में चला गया।
टोन क्या हो गया, कम हो गया, कम हो जाएगा तो उतना भी ताकत नहीं लगा पाएगा कि वो बैठ पाए या खड़ा हो पाए। और उल्टी लगातार कर रही है, उल्टी लगातार, बुखार 6-7 दिन से, बच्चा सुस्त है, लिम्प है, मैंने चारों हाथ कर रहे थे, क्लासिक पड़ा हुआ है, गर्दन में अकड़ाहट था, गर्दन आगे तरफ करने को चिल्ला रही थी, ऐसी डिहाइड्रेशन से हुआ है, तो पढ़ाओ कर पी ना, 1000 रोज चिल्लानी, रोज चिल्लानी, सब दिमागी बुखार का लक्षण है भाई। पेशेंट मेनिंजाइटिस में जा रहा है। अभी उस दिन हम लोग बात किए थे, सुनता नहीं है मेरी बात को, हम लोग उस दिन भी बात किए थे कि जब पेशेंट फीवर 5 डेज से ज़्यादा हो रहे, बच्चे को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रहा है, बच्चा आपका सुस्त पड़ा हुआ है, हाथ पैर में टोन गायब है, नेक रिजिडिटी हो रहा है बच्चे को, अब कौन चीज हुई तो कहलो कि दिमागी बुखार बा ओकरा, और तोहरे लेकिन शशिकांत भाई दवाई 1 हफ्ता के लिख के सुबह शाम सुई लगवाई है, जाके घर मर जाएगी, लिख के वहाँ के छोड़ देने के लिए घर सुई लगाओ, तो का बेचारा के दिमाग में हो रहा था, मैं फोन कर पूछूँ फोने पर कहो तो हम कहेंगे तो सब लक्षण दिमागी बुखार के बा भाई बात, सवेरे लिया हम देख लें, देखला के बाद बता क्या हुए, बच्चा गड़बड़ा दी। विजिलेंट रहना है भाई, जो चीज़ पढ़ रहे हो वही तुमको, वही बस याद रखना है, उतना ही, ज़्यादा नहीं याद करना है, उतना ही। अब कैसे तुम लोग 50 वर्ष से कम नहीं सुना होगा इस सब बात को, लेकिन अभी दिमाग में नहीं आया कि क्या चीज़ की वजह से ये सब हो सकता है। हाँ, आँख भी पलटी कर रही थी, आँख उलाट रही थी, तो अब जब सारा मसल स्पाज में जाएगा तो पेशेंट क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, सब अकड़ गया तो खड़ा थोड़ी रह पाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये फेज 1 मिनट रहता है, क्लोनिक फेज 1 मिनट के लिए होगा, उसके बाद क्लोनिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लोनिक फेज में क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मसल अपने से सिकुड़ेगा और फैलेगा, यही ना होता है जी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है। यह फेज कुछ मिनट से लेके घंटा तक रह सकता है। इस फेज में रंग मसल मूवमेंट की वजह से ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए सीजर वाला पेशेंट का जब तुम ब्लड शुगर लेवल कराएगा हमेशा कम आएगा इसका रैंडम ब्लड शुगर हमेशा कम आएगा, और गार्डिनाल वो भी ब्लड शुगर को कम करता है, इसीलिए जब भी गार्डिनाल चलता है तो किस चीज़ में चलता है, डेक्सट्रोज 10% या डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 5% और 10% कौन सी है, तो इसीलिए हमेशा 10% या 5% चेक करेगा। आज झटका वाला मरीज का शुगर हमेशा इसीलिए चेक किया जाता है। मान लो झटका की वजह से शुगर कम हुआ, हम शुगर उसका नहीं ठीक किए तो शुगर कम की वजह से ब्रेन डैमेज कर जाएगा। शुगर कम होने से ब्रेन डैमेज होने की कहानी हिंदी में बड़ा चलती है, किस बीमारी में, बिहार में चलता है, और बच्चों की बीमारी है, गर्मी के दिन में चलता है। डायरिया में शुगर का कम होना चाहिए, मतलब पानी कम होना चाहिए, तो करना पड़ेगा। पिछला साल यही लीची के सीजन में मुजफ्फरपुर में कितना बच्चा मर गया। अब 4 साल बतैले रहूँ कि लीची से जो बच्चन के
झटका आवे लगता है मरत तारा तो काहे होता है तो उसे पता रहे पिछला साल हम बड़े ना भुला के बड़े तो चीज लगे। लीची में एगो केमिकल है, केमिकल अगर खाली पेटे बच्चा ली है वो ब्लॉक कर देगा, जो ग्लूकोज को दिमाग का जो न्यूरॉन है वो ग्लूकोज को जिस चक्र से यूज करता है उस चक्र को ही ब्लॉक कर देगा। लीची में पाया जाने वाला जो केमिकल होगा क्या, शुगर लेवल डाउन। और बच्चे के दिमाग में अगर ग्लूकोज देखो बच्चा या बड़ा किसी का दिमाग ऑक्सीजन के बिना थोड़ा देर काम चला लेगा, ग्लूकोज के बिना 1 मिनट नहीं चलेगा। और वो बच्चा जब ग्लूकोज उसका डाउन हो गया और वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने तक आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा ना, उतना देर उसको ग्लूकोज नहीं मिला ब्रेन फेल कर देगा। ब्रेन का फेल क्या होगा, मर जाएगा, सेल डेड होगा। और डेड होगा तो क्या होगा, सूझेगा, और सूझेगा तो क्या होगा, झटका आएगा। और झटका वाला स्थिति में पेशेंट को लेके गया तो उसमें यही पता है कि जितना जल्दी हो सके शुगर चेक करके उसका शुगर बढ़ा दीजिए, डेस्ट्रोल दे दीजिएगा तो बच जाएगा। जितना जल्दी उसको डेस्ट्रोल मिल जाएगा बच जाएगा, और जितना लेट होगा उसको डेस्ट्रोल मिलने में मरने का चांस उतना ज़्यादा है। अभी ये मई में वो मुजफ्फरपुर के बैरिया जगह पड़ता है, वहाँ एगो डॉक्टर साहब के पास ऐसे ही बच्चा इस साल गया। गाइडलाइन शुरू पहले से है कि अगर कोई बच्चा बेहोशी के हालत में इस सीजन में आ रहा है तो आप सबसे पहले शुगर देखिए। शुगर अगर कम है तो उसको डेस्ट्रोल चढ़ा के तब उसको भेजिए आपके लिए। तो डॉक्टर साहब के पास बच्चा गया और बिना कुछ किए उसको रेफर कर दी मेडिकल कॉलेज। वहाँ तक पहुँचने पर उसको तो काफ़ी देर तक शुगर डाउन रहा। तो बच्चा तमाम प्रयास के बाद भी बचाया नहीं जा सका, मर गया। सरकार उनको बर्खास्त करेगी, सरकारी डॉक्टर सीधे बर्खास्तगी का आदेश दिया। तो इतना जरूरी है शुगर। छोटा वाला बच्चा जब भी आए, हमको क्या मालूम है कि लीची खाया है कि नहीं खाया है। तो लीची नहीं भी खाया होगा तो झटका आने की वजह से लंबा टाइम तक मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जाएगा तो शरीर का ऊर्जा खपत होगा ना जी, शुगर का लेवल उसका डाउन हो सकता है। तो कुछ डैमेज तो झटका से होगा और उसके बाद डैमेज शुगर लेवल डाउन होने के वजह से होगा। लेकिन एक्सोलिन को कभी डेक्सट्रोल में मत चढ़ा देना तो फट जाएगा। एक्सोलिन और किसी सॉल्यूशन में नहीं सर्वाइव करेगा, फट जाएगा शुगर। इसमें सिर्फ नॉर्मल सलाइन होता है, ध्यान रखना है। लेकिन शुगर चेकअप सब काम करना है। अगर जिसका शुगर डाउन है, अगर शुगर डाउन है बच्चे का तो पहले इंसुलिन लगाओगे तो पहले शुगर चढ़ाओगे, और ऐसा नहीं है कि एक हाथ में डेस्टोल लगा दो एक हाथ में लगा दो। और नहीं तो डाइजी पाम है ना जी, इंजेक्शन कलमपोर, आधा ml लैट्रिन के रास्ता में फीडिंग ट्यूब ले लो, फीडिंग ट्यूब इतना अंदर लैट्रिन के रास्ता में डाल के आधा से 1 ml डाइजी पाम पुश कर दो। आधा ml डाइजी पाम को 3 या 4 ml बना लो नॉर्मल सलाइन के साथ या डिस्टिल वाटर के साथ, और उसको लैट्रिन के रास्ता में पुश करो, तुरंत झटका टूट जाएगा। अब शुगर चढ़ा के तब फिर एक्सोलिन इमेजिनल चढ़ाइए। क्लोनिक फेज के बाद इक्टल फेज आता है, पोस्ट इक्टल फेज। क्लोनिक और टोनिक फेज को मिला के इक्टल फेज कहा जाता है। मैंने झटका का दरमियान वही ना है, फाइट हुआ उसके बाद आने लगा इक्टल फेज हुआ, और उसके बाद के फेज को पोस्ट इक्टल फेज कहा जाता है। अब इसमें पेशेंट जो है धीरे धीरे अपना होश में आना शुरू होगा, और जब होश में आएगा तो कहेगा कि माथा में बड़ी तेज दर्द है और शरीर में बड़ी तेज दर्द है, ठीक है। और पेशेंट ड्राउजी होगा और कंफ्यूज भी हो सकता है। कंफ्यूज होगा तो
मान लीजिए कि रवि को कहेगा कि विनय अभिनय को और उससे पूछिएगा टोनिक और टोनिक फेज के बारे में तो कहेगा कि क्या हो रहा मेरा तो नहीं पता, क्योंकि उस समय वो क्या था, अनकॉन्शियस था। तो ये है ग्रैंड माल एपिलेप्सी या GTCS, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। अब इसके बाद आइए पेटिट माल एपिलेप्सी। पेटिट माल एपिलेप्सी को एब्सेंस सीजर भी कहा जाता है, एब्सेंस सीजर, क्योंकि इसमें दिखने लायक कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, इसीलिए बॉडी मूवमेंट एब्सेंट रहता है, इसीलिए इसको एब्सेंट सीजर। ये अमूमन 5 से 8 साल की उम्र के बच्चों में, कुहू के एगो मौसी की लड़की है, उसको एब्सेंट सीजर एक बार पड़ा, आज से 2 साल पहले, 5 साढ़े 5 साल की थी। ऐसे ही अचानक वो बेहोश हो गई, तो लेके गए वो लोग हॉस्पिटल में, सब दवा ववा चढ़ाया, मतलब थोड़ी बाद होश में आ गया। उसके बाद सब बोला जांच कराने के लिए, तो मौका बोला गया ठीक हो गई है तो जाँच की जरूरत। 1.5-2 साल के बाद अभी पिछले साल फिर एक दिन सुबह उसको ऐसे ही एब्सेंट सीजर पड़ गया। वो उठी, उसकी माँ उठाई, बोली कि स्कूल जाना है। अब वो उठी या ब्रश करने गई या वही लहरा के गिर गई। तो सोच रही है कि सोने का नाटक कर रही है, भाई कि अभी मारेंगे तो स्कूल जाने के लिए तो माना कर रही है। नजदीक गई तो देखी कि वो बेहोश है, लेके लोग भागे उसको, हॉस्पिटल गए तो मैनेज हुआ। मैनेज होने के बाद MRI वगैरह हुआ, उसमें कहीं कुछ निकला नहीं, उसको EEG उसका एबनॉर्मल था, तो डॉक्टर उसको सोडियम वैल्पोरेट पर 3 साल के लिए रख दिया है कि 3 साल सोडियम वैल्पोरेट खाना। ठीक है, तो ये है पेटिट माल एपिलेप्सी। यह झटका जो है थोड़े सेकंड के लिए होगा, एकदम बहुत थोड़ी देर के लिए। अच्छा, पढ़ने वाला बच्चा है, वो पहले ज़माने में ना बताएंगे उसमें कौन सी करेगा, उसका भी क्राइटेरिया। तो पहले के ज़माने में जब बच्चा लालटेन लैंप से पढ़ता था ना, तो एब्सेंट सीजर वाले के लिए कहा जाता था कि लालटेन फोड़ देगा, लैंप फोड़ देगा। अगर कोई बच्चा बार बार लैंप और लालटेन फोड़ता था तो उसका EEG कराया जाता था, इसको झटका साइलेंट सीजर पड़ रहा है। ठीक ना, सोते टाइम में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ते पढ़ते नहीं रहता था, झपकी मार के मारते थे पढ़ा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा बार बार कर रहा है तो यू हैव टू रूल आउट एब्सेंट सीजर। इसमें से 50% बच्चे जो है, अच्छा इसका एक अच्छा ये होगा कि इसमें बच्चा बेहोश नहीं है, मतलब जितनी देर के लिए गिरा फिर उनके होश में आया, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस नहीं होगा। और 50% ऐसे बच्चे समय बीतते बीतते उनको GTCS पढ़ ही जाता है, मतलब ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो ही जाएगा। एक और चीज़ होता है सिंकोपल अटैक होता है। सिंकोप क्या होता है कि किसी को लंबा टाइम तक खड़ा करा दो, जो हम बोले कि पैर में खून जमा हो जाएगा, ब्रेन को खून ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा और वो आदमी गिर जाएगा और गिर के फिर होश में आ जाएगा। तो तुम इसको कह सकते हो कि एब्सेंट सीजर भी हो सकता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, अंतर कैसे करोगे? सिंकोपल अटैक है, सिंकोपल अटैक कोई बीमारी नहीं है, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है,
लोग कहते हैं कि गर्मी में खड़ा रहिए चौकर आगे लगी नहीं है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। उसमें कुछ भी नहीं करना है, पेशेंट का पैर ऊंचा कर देना है और सिराना नीचा करके टिका देना है। सिंपली 2 से 3 मिनट में वो आदमी उसमें आ जाएगा। दैट इज सिंपल अटैक, वो झटका नहीं है। एब्सेंट सीजर भी ऐसे ही आएगा, अंदर कैसे टूटेगा? तो चूँकि सिंकोपल अटैक में वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रहा है, तो पेशेंट का हार्ट रेट क्या होगा? बढ़ा होगा और उसको पसीना आएगा। लेकिन एब्सेंट सीजर में ऐसा कोई लक्षण नहीं। और ग्रैंड माल के अंदर हम लोग तीसरा कैटेगरी पढ़ेंगे, उसका मायोक्लोनिक जर। इसको हम लोग इन्फेंटाइल स्पाज्म कहते हैं या सलाम अटैक कहते हैं। बच्चा ऐसे करेगा, जैसे आदमी सलाम करता है ऐसे इस तरीके का मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। पैर अपना चला सकता है, जैसे साइकिल चलाया जाता है, पैर साइकिल मूवमेंट करेगा। तो इस तरीके का अटैक हो, इसमें सडन फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म फॉलोड बाई फ्लेक्शन ऑफ हेड। ऐसा लगेगा कि जैसे नए बहादुर सब पर सलाम करता है, सलाम। ये फ्लेक्स हो गया हाथ और हेड फ्लेक्स हो गया, तो ये ऐसा लगेगा कि सलाम कर रहा है। ये 3 से 8 साल 8 महीने के बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, 3 महीने से लेकर 8 महीने तक के बच्चों में। ये नींद के दौरान नहीं होगा। ऐसा तब होता है जो बच्चा मंद बुद्धि है या जन्म के टाइम में उसके दिमाग में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए नहीं गया है, उस तरीके के बच्चों में सलाम अटैक या मायोक्लोनिक जर जो है। तो ये 3 कैटेगरी था, ग्रैंड माल, पेटिट माल और मायोक्लोनिक जर। ये GTCS का था, जनरलाइज्ड कन्वर्जन था। अब फोकल कन्वर्जन में 2 टाइप होता है, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल क्या होता है कि किसी एक साइड में झटका, एक हाथ में या एक तरफ के पैर में या एक तरफ के हाथ पैर में आएगा। इसको सिंपल पार्शियल सीजर कहा जाता है। सिंपल माने साधारण, पार्शियल मतलब आंशिक। और कॉम्प्लेक्स पार्शियल क्या होगा कि सीजर एक हाथ में इधर और इस पैर में पड़ रहा है, तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पार्शियल, ठीक है। इसी